हेलो, वेलकम टू योर ऑन चैनल नीट ज्ञान नवोदय। तो देखिए हमने काफ़ी कुछ अपना कवर कर लिया है। अभी इसके एक पार्ट में मैंने आपको बता दिया। वहाँ पे हम लोग रेस्पिरेटरी बोल रहा हूँ। वहाँ तक हम अपना वॉल्यूम्स तक और कैपेसिटीज तक पढ़ चुके थे ये। ठीक है। तो अभी हमें देखिए पढ़ना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस एक्सचेंज देखिए मैंने तो आपको बताया है कि हमारा एल्वियोलाई और किसके ब्लड के बीच में होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। ठीक है। तो एक चीज मैंने आपको क्या बताई थी, ये हमारा किस पे डिपेंड करता है। पहली बात तो ये हमारा देखो मैं बता दूं आपको, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हमारी किस किस चीज पर डिपेंड करती हैं। पहली बात तो ये हमारी डिपेंड करती हैं, देखो हमें जब गैस का एक्सचेंज करना है तो हमें ये डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना के, है ना। कैसे, सिंपल डिफ्यूजन होता है हमको पता है। तो आपका प्रेशर पे भी डिपेंड करेंगी, प्रेशर कैसा है ना, ये प्रेशर पे भी डिपेंड करेंगी। किस पे, प्रेशर पे, कि एक्सचेंज कैसे हो रहा है ये हमारा प्रेशर पे डिपेंड करेंगे। और थिकनेस कितनी है मेम्ब्रेन की, सोल्युबिलिटी मैं आपको लिख दूं पहले, गैसियस एक्सचेंज डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स ऑन, अब लिख देता हूँ देखिए। ये पहली बात तो हमारा इस पे डिपेंड करेगी प्रेशर क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट क्या है। तो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगी कौन सी प्रेशर, कौन सी गैस कितना प्रेशर ग्रेडियंट बना रही है। प्रेशर ग्रेडियंट किसका किसका, O2 और CO2 का, इनका प्रेशर ग्रेडियंट क्या है। ठीक है। मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या है, गैसेज की सोल्यूबिलिटी क्या है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज, सोल्यूबिलिटी गैसेज क्या है। जैसे देखिए मैं आपको बता दूं, हमें पता भी है कि अगर सोल्यूबिलिटी हम देखें तो सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। फिर किसकी होती है, फिर CO2 की होती है, फिर हमारे O2 की होती है। यहाँ पे हमारे दो ही चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, कौन कौन सी, CO2 और O2। तो CO2 की जो सोल्यूबिलिटी है वो 25 टू, ठीक है, 25 टाइम्स के आसपास होती है करीब करीब। ठीक है, करीब करीब 20 से 25 टाइम्स के आसपास होती है। O2 से ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा हमारी किसकी, CO की होती है, फिर CO2 की होती है, फिर O2 की होती है। आप लोग लिख लीजिए, मैं ये मिटा रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे और भी कुछ यहाँ पे लिखना है। ठीक है, देखो तो हमारा ये हो गया सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज पे डिपेंड करता है। और ये हमारा किस पे, मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है भाई। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, जब एल्वियोलाई से छन के निकलती है एयर, तो यहाँ पे ये देखना है कि एल्वियोलाई की थिकनेस कितनी है, और एल्वियोलाई के साथ जो हमारी ब्लड सेल्स हैं जिनमें जाती है ये, उन सब का मिला करके यहाँ पे थिकनेस कितनी है, सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो देखिए मैं आपको कुछ चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये मैंने आपको बताया है, इसीलिए हमने इसको बोला था एक्सचेंज पार्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू, ये भी मैंने आपको बताया है कि ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है। कैसे, टिश्यू में ऑक्सीजन जाती है और वहाँ से सेल से जो CO2 निकलती है वो वापस लेके आता है ब्लड हमारा। ठीक है। CO2 आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाई सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है हमारा। ठीक है। मेनली बेस्ड ऑन द, किसके बेस पर हमारे यहाँ पे होता है जो एक्सचेंज होता है हमारा एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में। तो ये किसके किसके बेस पर होता है, देखो मेनली बेस्ड ऑन कंसेंट्रेशन, वो सॉरी, प्रेशर और कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कि प्रेशर कितना है, किस गैस का कंसेंट्रेशन कितना है, सोल्यूबिलिटी कौन सी गैस का कितना है। जैसे CO2 को सोल्यूबिलिटी हमारी ज़्यादा होती है O2 से,
20 से 25%। एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन की, एल्वियोलर मेम्ब्रेन, और जो ब्लड सेल में जा रही है वहाँ पे एंडोथेलियम वगैरह आएगा, इन सब की मिला के कितनी है। इन्वॉल्व इन, कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स, इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन आर ऑल्सो सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन बी इफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ये मतलब कि कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाई इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, यानी CO2 कितना प्रेशर लगा रही है, O2 कितना प्रेशर लगा रही है, इन चीज़ों का, यानी इंडिविजुअल लिखा है ना यहाँ पे, तो अलग अलग बात कर रहे हैं कि अलग अलग कितना कितना प्रेशर लगा रही है मिक्सचर में अपने, ये मतलब कि डिपेंड करता है। एंड इज रिप्रेजेंट बाई PO2, ऑक्सीजन का प्रेशर हो जाएगा PO2 और CO2 का हो जाएगा PCO2, यानी प्रेशर यहाँ पे CO2 का कितना हो गया लिखा है। फिर यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेज इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन, यानी एटमॉस्फेयर में कितना है, एल्वियोलाई में कितना है ना, ब्लड में कितना है, फिर ब्लड में आएंगे जाएंगे तो ब्लड में कितना कितना है ना, और टिश्यू में कितना है। देखो मैं आपको बताऊं, अगर देखो अगर हम बात करें तो हमारा एटमॉस्फेयर में देखो, अगर देखें हम, ठीक है, एटमॉस्फेयर में अगर प्रेशर देखें किसका, O2 का, और किसका, CO2 का। यहाँ प्रेशर लिख देता हूँ कि P है ये प्रेशर। तो हम अगर एटमॉस्फेयर में देखें, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में हमारी जो O2 होती है बहुत ज़्यादा होती है, कितनी, 159, लेकिन आपका PCO2 काफ़ी कम होता है, जैसे हमारा 0.3, या अपने ये तो पता ही होगा आपके, ये CO2 वाला तो पता ही होगा, ठीक है। लेकिन जब एल्वियोलाई में आते हैं, तो हमारे एल्वियोलाई में जब हम लोग आते हैं तो देख तो मेरा पेन यार, जब हम एल्वियोलाई में आते हैं तो एल्वियोलाई, ये देखो एल्वियोल AL लिख देता हूँ, एल्वियोलाई में जब हम आते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारे, यहाँ भी काफ़ी हमारी ऑक्सीजन रहेगी, है ना, यहाँ पे भी काफ़ी आपकी ऑक्सीजन रहेगी। तो यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन जो होती है डेट इज 104 होती है, लेकिन वहीं अगर हम CO2 देखें तो ये हमारी 40 होती है। यहाँ पे दो चीज़ हमें बहुत कॉमन मिलेंगी, डेट इज 40 और 45, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, अगर देखें हम किसमें, ब्लड में अगर हम देखें ऑक्सीजनेटेड में, यहाँ पे हम अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखें, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर हम देखें तो हमारी कितनी होगी ऑक्सीजन और कितना होगा CO2, तो नाम ही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो ये कितनी 95 होती है, ये होती है 95, ये होती है 95। वहीं अगर CO2 की बात आप करते हो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखिए O2 ज़्यादा होगी, CO2 कम होगी, तो ये आपकी कितनी 40 हो जाती है, ये आपकी 40 हो जाती है। वहीं अगर हम लोग किसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखें, किसमें ब्लड आपकी यहाँ पर ले लें, अगर हम डीऑक्सीजनेटेड, एक काम करता हूँ मैं आपको, हाँ, अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हम ले लें यहाँ पे, ठीक है, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो अब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी, क्योंकि नाम ही है डीऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजन आपकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन हमारी हो जाएगी 40, और आपका CO2 कितना हो जाएगा 45, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा, सॉरी 40 हो गया हमारे कितनी ऑक्सीजन, और 45 हमारा कितना हो जाएगा, 45 हमारा हो जाएगा, ये 45 हमारा हो जाएगा CO2। अब वहीं अगर हम बात करें टिश्यू में, तो टिश्यू में तो देखिए हमें पता ही है, टिश्यू में हमें पता है, क्या पता है, टिश्यू में हमको ये पता है कि वहाँ पे CO2 टूटती है, तो मतलब CO2 कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, और मतलब वहाँ पे O2 लगाते हैं जब हम, तो CO2 रिलीज होती है, O2 को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो जब CO2 वहाँ पे ज़्यादा होगी तो कितनी होगी, CO2 यहाँ पे हो जाती है आपकी 45, ये 45 क्या है CO2 है,
और O2 आपकी हो जाती है 40। ये आपकी O2 है। तो ये देखिए मैंने आपको बता दिया कि हमारा अब मैं आपको थोड़ा चार्ट से बता देता हूँ। देखो पहले डायग्राम से बता देता हूँ। पहले आपको मैं देखो हमने क्या किया कि एटमॉस्फेयर में देखा, तो यहाँ पे आपकी जो अंदर जा रही है डेट इज ऑक्सीजन, तो ये आपकी कितनी मैंने बताई, ये हमारी 159 हो जाएगी। फिर हमारी ये हमारी CO2 बाहर आ रही है, एटमॉस्फेयर में हमारी कितनी 0.3 होती है। ठीक है 0.3 पार्शियल प्रेशर है बता रहा हूँ। एल्वियोलाई के जब आप अंदर आओगे तो यहाँ आप देखोगे कि आपका जो PO2 का पार्शियल प्रेशर डेट इज 104 mmHg है। वहीं अगर PCO2 का देखोगे तो आपका कितना 40 mmHg है आपका पार्शियल प्रेशर। ठीक है फिर क्या होगा, फिर जब देखो यहाँ पे क्या है कि पल्मोनरी वीन है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है यहाँ पे जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा आपका तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारा कितना होगा, देखो मैंने आपको बताया कि 95 होगी O2 क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड है, 95 होगी O2 क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड है। वहीं 40 आपकी कितनी हो जाएगी, CO2 आपकी 40 हो जाएगी। ये हम टिश्यू की बात करेंगे तो मैंने टिश्यू में आपको कितना बताया है, CO2 मैंने टिश्यू में आपको बताया 45, O2 मैंने बताया 40। ये हमने टिश्यू का देख लिया। वहीं अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का देखें तो मैंने आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बताया कि हमारी CO2 कितनी है 45 है और O2 कितनी है 40 है। मतलब आपको अगर यहाँ से मैं बताऊँ तो हाईएस्ट हमारी जो CO2 जहाँ जहाँ हाईएस्ट पाई जाएगी तो 45 पाई जाएगी, ब्लड में भर आपको याद रखना है। और जहाँ जहाँ आपकी लोवेस्ट पाई जाएगी वहाँ कितनी 40 पाई जाएगी, एक जगह छोड़ करके, डेट इज एटमॉस्फेयर। ठीक है ये चीज़ आप इस तरह याद कर सकते हो। फिर हमारा वापस यहाँ पे आ गया तो फिर हमारी यहाँ पे कितनी नॉर्मल हमें देखिए समझ में आ गया। ठीक है तो देखो यहाँ से देखना एटमॉस्फेयर में आप लोग याद कर लो। ठीक है फिर एल्वियोलाई में देख लो तो हम देखते हैं एल्वियोलाई में हमारी जो CO2 है कम पाई जाती है डेट इज 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारी कम CO2 पाई जाती है डेट इज 40, हाईएस्ट पाई जाती है टिश्यू में डेट इज 45। ठीक है ये देखो और डीऑक्सीजनेटेड में भी हाईएस्ट पाई जाती है डेट इज 45। तो क्या पता चला आपको कि जहाँ जहाँ कम पाई जाती है तो वहाँ 40 है, जहाँ जहाँ ज़्यादा पाई जाती है वहाँ 45 है। लो आप लोग याद कर लेना आप सीधे। अब ब्लड उसका ऑक्सीजन का देख लो तो आपको ये दोनों देखो याद करना पड़ेगा, ये आपको एटमॉस्फेयर में समझ में आ जाएगा। एल्वियोलाई में 104 ये भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अब ब्लड का अगर देख लो तो ऑक्सीजनेटेड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है डेट इज 95 होता है। नहीं ब्लड भी अगर देखिए कम से कम देखें, जहाँ ज़्यादा CO2 पाया जाएगा कम O2 पाया जाएगा, तो कम O2 आपका 40 ही पाया जाएगा। जहाँ ज़्यादा पाया जाएगा ज़्यादा कितना होगा ये लोग आप देख लो। ठीक है तो कम पाया गया तो ये कितना 40 है हमारा, यहाँ भी कम पाया गया डेट इज ऑल्सो 40। ठीक है और CO2 जहाँ ज़्यादा पाया जाएगा डेट इज 45। ठीक है तो ये आप लोग देखो समझ लो, जहाँ कम पाया जाएगा वहाँ पे हमारा 40 होगा। आप लोग को बस एक तरीका देखना है, आराम से समझ में आ जाएगा। ये मैंने देखिए आपको समझा दिया। ठीक है ये डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया। अब क्या है यहाँ पे, अब हमें ये देखना है कि हमारा देखो एक ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब ये ग्रेडियंट का मतलब क्या है, देखो बताता हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा आपकी एयर देखो पहले एयर आपकी टिश्यू में थी कितनी 45, फिर हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी है 45 यानी जिससे आ रही है, फिर हमारी एल्वियोलाई में कितनी है 40, फिर हमारी एटमॉस्फेयर में 0.3।
यानी ज़्यादा से कम की तरफ आ रही है। ये ऑक्सीजनेटेड में क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम इसको तो लेके जा रहे हैं ना, इसको तो हम लेके जा रहे हैं, है ना। तो क्या है यहाँ पे, हम लेके आएंगे तो इसको देखेंगे तो ये हमारा कितना एक ग्रेडियंट फॉलो कर रही है कि कम ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगी। वहीं अगर आप ऑक्सीजन देखो तो ये आपकी 159 है, एलवीएलआई में 104 है। फिर हम अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगे, अगर CO2 की बात करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगे। फिर हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना 109 है, वो सॉरी 95 है। फिर हमारा टिश्यू में 40 है, यानी यहाँ से ज़्यादा है, फिर कम है, फिर कम है, फिर कम है। तो इससे क्या पता चलता है कि ऑक्सीजन आपकी ऐसे मूव करेगी और CO2 आपकी ऐसे मूव करेगी। तो ये ग्रेडियंट फॉलो कर रहा है, मैंने आपको देखिए बताया था ना कि ज़्यादा से कम की तरफ जाता है। बस इतना याद रखना आप लोग कि जहाँ पे आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करोगे वहाँ आप सिर्फ ऑक्सीजन का ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ही लोगे। वहीं अगर CO2 की बात करोगे तो CO2 को आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लोगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप लोग इग्नोर कर दोगे। ये पूरा ग्रेडियंट फॉलो कर रहा है इधर से इधर का। ठीक है, कितना सिंपल है। ठीक है, ए ग्रेडियंट इज प्रेजेंट CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट में है ना, CO2 का सीधे है, फ्रॉम टिश्यू टू द ब्लड व्हाइल ब्लड टू एल्वियोलाई। देखो सही है ना, मैंने आपको बता दिया अभी। एज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हाइयर देन द O2, ये भी मैंने आपको बता दिया कि इनकी सोलिबिलिटी ज़्यादा होती है CO2 की O2 से। वहीं अगर आप CO की देखो तो CO2 से भी ज़्यादा होती है। द अमाउंट ऑफ CO2 डेट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू डेट ऑफ O2। मतलब CO2 आपका ज़्यादा स्पीड से डिफ्यूज करेगा क्योंकि उसका डिफ्यूजन रेट ज़्यादा है। ठीक है, उसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा है आपकी। ठीक है, फिर देखिए मैं आपको बताऊं, अगर देखो डायग्राम से ही बता देता हूँ, मैंने ये डायग्राम बना रहा। ऑक्सीजन यहाँ से अंदर आई एयर हमारी किस में, एल्वियोलाई में, ये आपकी एल्वियोलर वॉल है। इस एल्वियोलर वॉल कैसी देखिए, स्क्वैमस इपिथेलियम, मैंने आपको बताया थी ना, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम से बनेगी। ठीक है, ये आपकी एल्वियोलर वॉल है, कैसी, वन सेल्ड थिक है, यानी एक सेल की बात कर रहे हैं हम इसकी, वन सेल के बराबर थिक है, यानी सिंगल सेलुलर है ये। तभी तो मैंने बोला है कि स्क्वैमस इपिथेलियम है ये, स्क्वैमस। तो आपकी एल्वियोलर वॉल हो गई, डेट इज स्क्वैमस। फिर हमारी आ जाएगी ब्लड कैपिलरी, जिससे हमारा ब्लड में ऑक्सीजन मूव कर जाती है। ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन मूव कर जाती है या CO2 ब्लड से आ जाती है, इसको हम बोलते हैं इंडोथीलियम होती है ब्लड कैपिलरी की। कहाँ पे देखो, ये मान लो आपकी ब्लड कैपिलरी है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ऐसे, तो ये जो ये देखो, ये मान लो हमारी ब्लड कैपिलरी है, तो यहाँ पे हमें ऐसे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे कैपिलरी के अंदर, इनसे ब्लड हमारा मूव करता है, इसके बीच में ब्लड हमारा मूव करता है। तो ये आपकी जो नीचे अंदर मैंने बताई, ये हमारी जो अंदर पाई जाती है, डेट इज एंडोथीलियम। क्या है, एंडोथीलियम। और इनके बीच में आ जाता है एक बेसमेंट सबस्टेंस, ये हम लोग एक्सक्रीटरी वाले सिस्टम वाले में भी पढ़ेंगे। बेसमेंट सबस्टेंस देखिए, येलो कलर के यहाँ पे भरा हुआ है, इनके बीच में बेसमेंट सबस्टेंस। यहाँ पे 3 लेयर मिलकर बना देती हैं, जिससे डिफ्यूजन हो रहा है गैस का। ठीक है, जिससे गैस का डिफ्यूजन हो रहा है। तो कौन कौन आ गया, आपकी एल्वियोलाई की वॉल आ गई, ये आपकी एंडोथीलियम आ गई किसकी, ब्लड की, ये आपकी एंडोथीलियम आ गई ब्लड सेल की। और क्या होगा यहाँ पे, एंडोथीलियम आ जाएगी ब्लड कैपिलरी की, और बीच में हमारे यहाँ पे एक सबस्टेंस पाया जाएगा, बेसमेंट सबस्टेंस। और ये तीनों मिला करके 1 mm से भी कम थिक होती हैं, यानी तीनों 1 mm से भी कम थिक होती हैं। इनकी जो वो होती है, मतलब मिलीमीटर, 1 mm से भी लेस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, आराम से गैसेज आर पार मूव कर जाती हैं।
देखो क्या है यहाँ पे, द डिफ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। कौन कौन सी? थिन स्क्वेमस इपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, इसकी थिन स्क्वेमस इपिथेलियम से बनी होती है। फिर एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, ठीक है, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज यहाँ पे लिखा है, लेकिन आप बताओ एंडोथेलियम यहाँ पे ब्लड कैपिलरी की होती है आपकी एंडोथेलियम, ठीक है। एंड द बेसमेंट सबस्टेंस कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वेमस इपिथेलियम, ठीक है। यहाँ पे क्या है? थिन बेसमेंट membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer of endothelium cells of capillary। यहाँ पे क्या है? यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो मतलब यहाँ पे आसपास पाई जाती है, इनके बीच में दोनों के पाई जाती है, इनके बीच में दोनों के, इन बिटवीन देम, देखो लिखा भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमारी एल्वियोलाई की वॉल पाई जाएगी, फिर हमारे एंडोथेलियम पाई जाएगी, इसकी ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम पाई जाएगी, फिर बीच में इन दोनों के बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों को मिला करके देखो, कहाँ गया बेसमेंट सिंगल लेयर कंपोज, कहाँ थे हम लोग, ये ए सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम सेल्स ऑफ कैपिलरी इन बिटवीन देम, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। फिर कहाँ पे थे? द टोटल थिकनेस इज लेस देन ए मिलीमीटर, कितना? लेस देन मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी कम थिकनेस है, तभी तो आराम से यहाँ से गैसेज डिफ्यूज कर जाएंगी। देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ O2 from alveoli to the tissue and that of CO2 from tissue to the alveoli, ठीक है। यानी इस तरह आराम से गैसेज हमारी यहाँ से मूव कर जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही है जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे 3 लेयर आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं गैसेज हमारी, जब देखो अब यहाँ पे डिफ्यूजन हमने करा दिया इनके थ्रू, अब हमारी ब्लड में भी तो आएगी ना, यहाँ से ब्लड में आ जाएंगी, तो ब्लड से हम बात करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे गैसेज का ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं, गैस कौन से मतलब कि ब्लड से कैसे कैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज कैसे होता है, आरबीसी से होता है। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं O2 का, O2 कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। तो सीधी सीधी बात मैं बताऊंगा तो 95% आपकी O2 ब्लड में किसमें, आरबीसी के थ्रू जाती है, ठीक है। ये आपकी 97% किसके थ्रू जाती है, ये जाती है 97% आरबीसी के थ्रू। अब बची कितनी, 3% बची। तो 3% आपकी कितनी डिजॉल्व स्टेट में चली जाती है प्लाज्मा के साथ में, 3% चली जाती है डिजॉल्व स्टेट में। कैसे? डिजॉल्व होके किसके साथ, ये चली जाती है डिजॉल्व होके प्लाज्मा के साथ में, ये प्लाज्मा के साथ में डिजॉल्व होकर चली जाती है 3% आपकी, ठीक है। तो O2 आपकी 97% चली गई आरबीसी के साथ में ब्लड में, 3% चली जाएगी। अब वहीं अगर हम CO2 की बात करें, वहीं अगर हम CO2 की बात करें, देखो तो ये आपकी आरबीसी से मूव नहीं करती टोटली, ये आपकी आरबीसी से टोटली मूव नहीं करती है। ये हमारी मोस्टली किससे मूव करती है, ये हमारी 70% मूव करती है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, 70% मूव करती है आपकी, कलर चेंज कर लो गैस का, 70% मूव करती है आपकी ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, किसमें, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। करती किससे, प्लाज्मा के थ्रू है, लेकिन प्लाज्मा में भी ये बाइकार्बोनेट के थ्रू करती है, कितनी, 70%। अब 20 से 25%, 20 से 25% आपकी आरबीसी से मूव करती है। 7% आपकी CO2 जो है वो प्लाज्मा से चली जाती है, कितनी, 7% आपकी, कहाँ लिखूं, अलग से लिख देता हूँ मैं।
तो 7% जो आपकी बची हुई CO2 है, 7% CO2 ये आपकी डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा से मूव कर जाती है। किससे? डिजॉल्व स्टेट में, डिजॉल्व प्लाज्मा से चली जाती है। कहाँ पे? टिश्यू की बात करें कि टिश्यू में जाती है आपके। चलिए एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ आपको। देखो, ब्लड इज ए मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। ये हमको पता है कि CO2 और O2 का ट्रांसपोर्ट कौन? ब्लड करता है। 97% ऑफ O2 आपकी RBC से मूव कर जाती है। ठीक है, रिमेनिंग 3% मूव कर जाती है डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा से। इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा से मूव कर जाती है। फिर आपकी 20 to 25% CO2 हमारी किससे? RBC इतनी 20 to 25% जाती है। ठीक है, transported by the RBC whereas 70% carried out by the help of bicarbonate। ठीक है, ये आपकी 70% कैरिड आउट होती है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। किससे होती? ब्लड से ही, प्लाज्मा से ही है, लेकिन बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। यहाँ पे 7% आपकी CO2 किससे निकल जाती है? डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा से चली जाती है। कितनी? 7% हमारे डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा से चली जाती है। ये मैंने गैसेज का ट्रांसपोर्ट आपको बता दिया है ना। देखो, अब यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देख लेते हैं। तो पहली बात तो देखिए क्या होता है कि जब ब्लड से आपकी CO2 जाए, मतलब CO2 वापस आए, चाहे आपकी O2 जाए, जाती किससे? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके निकल जाती है। किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके निकल जाती हैं। तो आपका देखिए क्या होता है कि मैं बताऊं, RBC में हमारे पाया जाता है हीमोग्लोबिन। RBC में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है ये एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। यहाँ पे आपके आयरन के आयंस पाए जाते हैं। ये आपका आयरन कंटेनिंग, आयरन यहाँ पे Fe3+ के फॉर्म में पाया जाता है। ये आपका आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि O2 बाइंड करती है इसके साथ में, तो एक हीमोग्लोबिन के साथ में 4 मॉलिक्यूल आपके बाइंड कर जाते हैं O2 के। देखो, मैं अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एक हीमोग्लोबिन के साथ में आपके O2 अगर हम बाइंड कराएं तो कितने? 4 मॉलिक्यूल बाइंड कर जाती हैं। O2 के कितने? 4 मॉलिक्यूल बाइंड कर जाते हैं एक Hb के साथ में। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये आपका क्या है? इसके साथ बाइंड करती है जब तो यहाँ पे ऑक्सीजन के फॉर्म में, ये सॉरी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। वहीं अगर CO2 बाइंड करती है तो CO2 कैसे ट्रांसफर होती है? CO2 हमारी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होती है। ठीक है, वहीं O2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो इसके लिए क्या है कि एक हमारा देखिए कर्व बनाया गया, एक पूरा हमारा ग्राफ बनाया गया कि हमारा क्या है, सैचुरेशन कैसे होगा। पहली बात है रिवर्सिबल मैनर में होती है, टूटती भी है बनती भी है, टूटती भी है बनती भी है। तो ये हमारी रिवर्सिबल मैनर में होती है। पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है कि CO2 कितना है आपका। देखो, जैसे एल्वियोलाई का हम देख लें, एल्वियोलाई का अगर हम देखें तो एल्वियोलाई में हमारा कौन ज़्यादा पार्शियल प्रेशर रखेगा? एल्वियोलाई में हमारी O2 ज़्यादा होती है, तो O2 बाइंड कर जाएगी Hb के साथ में। ठीक है, लेकिन इसके लिए फेवर हमारा टेम्परेचर क्या टेम्परेचर क्या होगा, H+ आयंस क्या क्या होंगे, ये सब क्या होंगे। इनके लिए एक तो देखिए ग्राफ आपका यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग ये लोग डिफ्यूजन मतलब कि रिएक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे एल्वियोलाई में अगर देखें हम, देखो एल्वियोलाई में हम देखें तो क्या फेवर करेगा? हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन फेवर करेगा। क्या? एल्वियोलाई में हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन
फेवर करेगा, एल्वियोलाई में ऑक्सी हीमोग्लोबिन फेवर करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फेवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कैसे फेवर करेगा, यहाँ पे देखिए हमारा क्या होगा, जो O2 होगा ये आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, हमारा O2 जो होगा ज़्यादा होगा, तो CO2 कैसा होगा भाई, CO2 अगर ज़्यादा होता तो CO2 के साथ ना कर जाता, तो CO2 हमारा कैसा होगा, कम होगा। यहाँ पे O2 ज़्यादा होगा, CO2 कम होगा। यहाँ पे हम अगर H+ आयन से देखें, इन चीज़ों पर देखिए डिपेंड करती है, अभी मैं बताऊंगा आपको ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे अगर H+ आयन हम देखें तो H+ आयन हमारे ज़्यादा होंगे कि कम होंगे, बताओ, कम होंगे। H+ आयन हमारे कम होंगे, pH हमारा ज़्यादा होगा, हमारा pH कैसा होगा, ज़्यादा। भाई जब H+ आयन हमारे कम होंगे तो pH हमारा ज़्यादा होगा, H+ आयन ज़्यादा होते हैं तो कम pH होता है, ज़्यादा pH मतलब लेस एसिडिक, और कम pH इज इक्वल टू ज़्यादा एसिडिक। टेम्परेचर हमारा कैसा होगा, यहाँ पे टेम्परेचर भी हमारा यहाँ पे लो होगा, लिख लो, एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन फेवर करेगा, ये आपका कहाँ, एल्वियोलाई में होगा। कैसा होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, CO2 हमारा कम होगा, H+ आयन कम होंगे, टेम्परेचर आपका कम होगा, pH ज़्यादा होगा। तो ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगी, ये फेवर करेगा आपका, है ना, यहाँ पे ये फेवर करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका एसोसिएशन ज़्यादा होगा, डिसोसिएशन कम होगा। ठीक है, वहीं अगर हम टिश्यू की बात करें तो टिश्यू में देखिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टिश्यू में देखिए CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। अगर हम टिश्यू की बात करें, अगर हम टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, कितना था मैंने आपको बताया था 45, यहाँ पे O2 हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, जस्ट उसका उल्का जस्ट उसका अपोजिट करना है, तो यहाँ पे आपका H+ आयन क्या होंगे, H+ आयन हमारे ज़्यादा हो जाएंगे, pH हमारा कम हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, टेम्परेचर हमारा कैसा, ज़्यादा हो जाएगा। ये सब चीज़ें क्या करेंगी, ये आपका कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन फेवर करेंगी, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन मतलब ये CO2 के साथ ज़्यादा मतलब कि फेवर करेंगे रिएक्शन, तो ये हमारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए बता दूं, इसके बेस पर हमारा देखिए क्या है, मैं ग्राफ बनाया गया, हमारा एक यहाँ पे ग्राफ बनाया गया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन को फेवर करेगा, डिसोसिएशन मतलब टूटे ना, तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का डिसोसिएशन, देखो मैं लिख दूं HbO2 के साथ जब ये बना लेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको क्या करेगा, डिसोसिएशन फेवर करेगा, इसका डिसोसिएशन मतलब ये टूटेगा जब CO2 ज़्यादा होगा। टिश्यू की बात करें अगर वहीं हम एल्वियोलाई की बात करें तो एल्वियोलाई में हमारे क्या होगा, इसका जो है एसोसिएशन ज़्यादा होगा, डिसोसिएशन कम होगा, एसोसिएशन ज़्यादा होगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक चीज़ और बताऊँ, अगर देखो हमारी 100 ml ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml O2 का डिलीवरी करता है, कितनी, 5 ml O2 का जो है डिलीवरी करता है नॉर्मल कंडीशन में, है ना, किसको, टिश्यू को 5 ml करता है। वहीं अगर हम CO2 की बात करें तो 100 ml ऑफ ब्लड आपका कितना, 4 ml टिश्यू को करता है, कितना, 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 400 ml, कहाँ किसको करेगा ये 4 ml ब्लड, 4 ml कितना, 100 ml ब्लड ये ले जाके 4 ml CO2 किसको, O2 हमें टिश्यू को देना, CO2 हमको किसको देना है, एल्वियोलाई को, ये एल्वियोलाई को करेगा, वहीं ये किसको करेगा, ये टिश्यू को करेगा। ये चीज़ आप देख लो, है ना, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब देख लेते हैं हम
ये कर्व क्या है, कैसे फेवर करेगा, देखिए मैं आपको बताऊं। पहले मैंने जो बताया वो आपको देख लीजिए। ऑक्सी ऑक्सी सॉरी हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। हमको पता है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। O2 बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर। मैंने बोला था ना, टूट भी सकती है और बन भी सकती है, टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ईच हीमोग्लोबिन के साथ आपके कितने 4 मॉलिक्यूल O2 के होते हैं। कह सकते हैं कि 8 एटम्स हमारे O2 के होते हैं। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कैरी कर सकता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। मैंने आपको बोला ना कि जब O2 ज्यादा होगा, जैसे आपका एलवीओलाई हो गया तो वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। जैसे आप टिश्यू हो गया, टिश्यू में हमारा CO2 ज्यादा होता है तो वहाँ पे कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनेगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन पे और टेम्परेचर पे। मैंने आपको चारों चीजें लेकर के देखिए बता दिया है कैसे। आर द फैक्टर्स विच कैन इंटरफियर विद दिस बाइंडिंग। ये मैंने बताया कि इन चार चीजों पे डिपेंड करता है। कैसे कैसे डिपेंड करता है, ये चीजें आप देख लो, मैंने बोला। फिर मैंने बोला कि जब हम एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें जब हम एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बनाते हैं, यहाँ पे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें सिग्मोइड कर्व देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो जब ये फेवर करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन O2, ये HB O2 जब फेवर करता है तो ये आपका राइट शिफ्ट होता है ग्राफ, ये आपका सॉरी लेफ्ट शिफ्ट होता है ग्राफ। ये ग्राफ हमारा लेफ्ट शिफ्ट होता है। वहीं अगर हम तो जब ये हमारा बनाएगा, ये हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा तो ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट होगा। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन तोड़ेगा, डिसोसिएशन करेगा, तो हमारा राइट शिफ्ट होगा। ठीक है, ये आपके दिया नहीं, मैंने आपको बता दिया ऐसे ही। बाकी अब देख लो क्या होगा। सिग्मोइड कर्व हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है, डेट इज एस शेप कर्व हमें देखने के लिए मिलता है। बस आपको एस शेप याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, बाकी देख लो मैं क्या बोल रहा था। देखो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ये मैं आपको देखिए बता चुका हूँ कि इन चीजों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम पढ़ना था, ए सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन द परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2, यानी परसेंटेज ऑफ जो परसेंट सैचुरेशन होगा हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ, वो उसके अगेंस्ट हमें जब ग्राफ बनाएंगे प्रेशर के, तो हमें कैसा ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। मैंने बोला ना, इस कर्व को हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये कैसा होता है, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2 कंसेंट्रेशन, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन इन द एल्वियोलाई। ये मैंने बोला ना, एल्वियोलाई में होता है। वेयर एज द हाई PO2, लो PCO2 एंड H प्लस आयन कंसेंट्रेशन लोअर होंगे। और टेम्परेचर कैसा होगा, यहाँ पे टेम्परेचर भी आपका कहाँ गया, H प्लस आयन आपकी कम लोअर होंगे तो टेम्परेचर भी हमारा कैसा होगा, लोअर होगा यहाँ पे। तो ये चीजें आपके फेवर करेंगी। ठीक है, तो मैंने आपको देखिए लिख करके पहले ही बता दिया। द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वहीं अगर हम उल्टा देखें, मतलब PCO2 आपका हाई हो, O2 हमारा लो हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, H प्लस आयन आपके ज़्यादा हो, pH आपका लेस हो। ठीक है, टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ क्या होगा,
लो PO2 होगा, हाई CO2 होगा, हमारा हाई H+ आयंस होंगे और हमारा हाइयर टेम्परेचर होगा और हमारा लो pH होगा, यानी एसिडिक एनवायरनमेंट होगा। कैसा? एसिडिक एनवायरनमेंट होगा। तो ये सब चीजों पे डिपेंड करेगा। फिर हमारा क्या है, द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। डिसोसिएशन इसका कब होगा? जब CO2 भी ज्यादा आ जाएगा। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट द O2 गेट्स बाउंड टू द हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट्स डिसोसिएटेड एट द टिश्यू। ये हमको पता है कि टिश्यू पे डिसोसिएट होगा हमारा, क्योंकि टिश्यू पे हमारा CO2 ज्यादा हो जाता है, लंग पे O2 ज्यादा होता है, तो वहाँ पे एसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन नहीं होगा। 100 ml ऑफ ब्लड आपका क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। वहीं अगर हम बात करें किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसके बारे में भी देख लीजिए। मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया कि हमारा कितना 20 to 25% किसके साथ, RBC के साथ करता है। ठीक है, RBC में किसके, हीमोग्लोबिन के साथ। तो क्या बना लेता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेता है, मैंने आपको बोला ना। और CO2 के साथ जब करता है तो आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। कार्बोक्सी, ये हमारे यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। CO2 कैरीड बाय हीमोग्लोबिन दैट इज कॉल्ड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20 to 25% होता है ना। 7% डिजोल्व प्लाज्मा के साथ हो जाता है, 70% हमारा हो जाता है किसके, बाइकार्बोनेट के साथ में। द बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। PO2 इज मेजर फैक्टर विच कुड इफेक्ट दिस बाइंडिंग। यानी PO2 आपके एल्वियोलाई में आ जाएंगे तो O2 ज्यादा हो जाएगी, तो आपके CO2 के साथ बाइंडिंग कम हो जाएगी। वहीं अगर टिश्यू में देख लें CO2 ज्यादा होती है तो वहां पे बाइंडिंग ज्यादा हो जाएगी CO2 के साथ में। When PCO2 is high and POCO2 is low as in tissue, यहाँ पे ज्यादा बाइंडिंग हो जाएगी CO2 की। More binding of carbon dioxide occurs whereas the PCO2 is low and PO2 is high as in alveoli। यहाँ पे बाइंडिंग किसके, ऑक्सीजन के साथ में ज्यादा हो जाएगी। मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स, गलत लिखा है क्या, देख लेते हैं एक बार। More binding of carbon dioxide occurs whereas when the PCO2, अच्छा हो देखो यहाँ पे वही बोल रहा है जो मैंने आपको बताया कि मोर जहाँ पे आपकी CO2 होती है एल्वियोलाई में, तो वहाँ पे सॉरी एल्वियोलाई में O2 ज्यादा होती है तो O2 के साथ बाइंडिंग कर लेगा। वहीं अगर टिश्यू की बात करें यहाँ CO2 आपकी हाई होती है तो CO2 के साथ बाइंडिंग कर लेगा। PO2 इज हाई इन, यहाँ अब इसके डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस, कहाँ पे होगा, डिसोसिएशन बोल रहा है कि एसोसिएशन, डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन हमारा कहाँ होगा बताओ, डिसोसिएशन हमारा वहां होगा जहाँ पे O2 ज्यादा हो जाएगी। डिसोसिएशन ऑफ CO2 इज ऑफ फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस CO2 which is bound to hemoglobin from tissue फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर्ड एट द एल्वियोलाई। जब एल्वियोलाई में हम आ जाएंगे जहाँ हमारा O2 ज्यादा होगा तो वहाँ पे डिसोसिएशन हो जाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का। सीधे सीधे आप लोग याद रखो जहाँ पे CO2 ज्यादा वहाँ पे एसोसिएशन, जहाँ पे आपका O2 ज्यादा वहाँ पे इसका डिसोसिएशन। ठीक है, RBC में आपका क्या होता है, एक देखिए हमारा एंजाइम यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, एक एंजाइम पाया जाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो क्या होता है कि ये आपका क्या होता है कि सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, ये हमारा RBC में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसकी RBC में होती है, क्वेश्चन इस पे आया है, RBC में होती है हाई कंसेंट्रेशन।
आरबीसी में होती है हाई कंसेंट्रेशन। वहीं अगर हम प्लाज्मा में देखें तो प्लाज्मा में भी थोड़ा पाया जाता है, डेट इज माइन्यूट कंसेंट्रेशन। आप लोग बोल सकते हो माइन्यूट कंसेंट्रेशन, यानी थोड़ा वहाँ पे पाया जाता है। किसमें? प्लाज्मा में ही आपका थोड़ा ही पाया जाता है, बाकी आपका कहाँ पे आरबीसी में ज़्यादा पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो टिश्यू होगा जहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर किसका CO2 का ज़्यादा होगा, तो वहाँ क्या होगा, जब टिश्यू वहाँ पे CO2 ज़्यादा होगी आपकी, तो वहाँ पे क्या रिएक्शन बनेगा इसका, इसके हम बढ़ेंगे किसमें, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के। देखो मैंने आपको बताया कि आरबीसी कंटेन्स ए वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू। आपका थोड़ा ही प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, लेकिन आपका हाई कंसेंट्रेशन कहाँ पे, आरबीसी में होती है, किसकी, कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम की। ठीक है। द एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। देखो अब ये आपका मान लो कार्बोनिक एसिड हो गया और ये आपका हो गया कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, ये आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज हो। तो जैसे ही हम कहाँ पे टिश्यू में जाएंगे जहाँ हमारा CO2 कंसंट्रेशन होता है ज़्यादा, तो हमारा क्या होगा वहाँ पे, ये टूट जाएगा। कैसे, HCO3 माइनस में टूट जाएगा और H प्लस में, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन हो गई H प्लस की, हाई कंसंट्रेशन होती है जहाँ CO2 ज़्यादा होता है। मैंने आपको ये पीछे बता चुका हूँ कि आपका कहाँ पे टिश्यू में हो जाएगा। जैसे ही आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेट कहाँ मूव करेगा, ब्लड में, तब की बात है बता रहा हूँ ये। वहीं अगर हम एल्वियोलाई में देखें तो हमारा O2 ज़्यादा हो जाएगा, CO2 हो जाएगा कम। तो वहाँ पे एल्वियोलाई में हमारा क्या होगा, वहाँ पे आपके टूट जाएगा CO2 और H2O में टूट जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे लिखा है, वही मैं समझा देता हूँ। एट द टिश्यू साइट वेयर द पार्शियल प्रेशर कैसा, CO2 का हाई होगा ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो अमीनो एसिड्स वगैरह लेके आए थे उन सबका तोड़ा गया है, तो वहाँ पे CO2 आपकी निकली है। तो CO2 क्या करेगी आपकी, डिफ्यूजेज इनटू ब्लड, ये आपके ब्लड में मूव कर जाएगी। ठीक है, जिसमें आरबीसी और प्लाज्मा में मूव कर जाएगी एंड फॉर्म्स HCO3 माइनस एंड H प्लस, ये आपका HCO3 माइनस और H प्लस बना लेगी। वहीं अगर हम एल्वियोलर साइड पे देखें तो आपका CO2 होगा लो और रिएक्शन प्रोसीड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे O2 होगी ज़्यादा, तो ये हमारी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। कैसे, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। यानी अगर हम एल्वियोलाई की बात करें तो वहाँ पे ये आपका बाइकार्बोनेट, जो हमारा हमने ये एंजाइम लिया है, सॉरी हमने जो एसिड लिया है यहाँ पे, ये हमारा कैसा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा टूट जाएगा किसमें, CO2 और H2O में। वहीं अगर हम देखें यहाँ पे CO2 ज़्यादा होगा तो वहाँ पे HCO3 माइनस और H प्लस में, तो यहाँ पे H प्लस कंसनट्रेशन कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, मतलब pH हो जाएगा एसिडिक। 10 CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट। अब बताओ, बोला था कि CO2 हमारी बाइकार्बोनेट के फॉर्म में मूव करती है। ये आपको बाइकार्बोनेट देखे दिखाई दे रहा है, ये बाइकार्बोनेट हमारा दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ में CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, मतलब CO2 यहाँ पे इसमें आई, ठीक है, इस फॉर्म में, तो CO2 यहाँ पे टूट गई बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, इसमें CO2 है ना, अगर इसको हम निकालें CO2 यहाँ से निकलेगी, तो CO2 यहाँ पे है, तो ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70% मूव कर जाती है। वही देखिए यहाँ पे लिखा, जो मैंने आपको जस्ट अभी ऊपर बता करके आया हूँ। देखो कहाँ गया, एंड फॉर्म्स बाइकार्बोनेट एंड H प्लस एट द, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए फिर क्या है, इन अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। 10 CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट। देखिए CO2 आपकी बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रैप हो गई एट द टिश्यू लेवल, फिर क्या करेगी, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वियोलाई एंड रिलीज आउट एज CO2। फिर आपकी ये एल्वियोलाई की तरफ मूव कर जाएगी, फिर CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। देखो कितना सिंपल चीज़ है यहाँ पे। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोलाई। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से एक बार बताऊं। देखो यहाँ पे हमारा इस फॉर्म में बनेगी, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। वही अगर हम एल्वियोलाई का देखें तो वहाँ पे आपका CO2 कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, और O2 कंसंट्रेशन होगा ज़्यादा, तो यहाँ पे आपका नॉर्मली टूट जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्म में रहेगा।
H2O के फॉर्म में, है ना, H2O और CO2 के फॉर्म में। इतना देखिए मैंने आपको क्लियरिटी कर दी। अब देखिए हमारा रेस्पिरेशन हो गया खत्म, ठीक है। अब ये कहेंगे हमारे ब्रेन का रोल क्या होता है, यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन हमारे कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे ब्रेन का रोल क्या होता है, किसका, ब्रेन का रोल क्या होता है, यानी रेगुलेट कैसे होता है रेस्पिरेशन आपका, रेगुलेट हमारा कैसे होता है। तो यहाँ पे आपके ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट आएगा, किसका, यहाँ पे हमारे इन्वॉल्वमेंट आएगा ब्रेन का। देखो ये तो आपने पढ़ा होगा ना, ये हमारा मान लिया मैंने ब्रेन ले लिया, ठीक है, ये मैंने ब्रेन ले लिया आपका पूरा, ये पूरा ब्रेन ले लिया मैंने। तो ये मान लो हो गया आपका, क्या हो गया, ये मैंने ब्रेन ले लिया, ये हमारा सेरिबेलम हो गया, यहाँ पीछे आपका सेरिब्रम हो गई, ये हमारा पीछे सेरिबेलम पाया जाता है। यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमारा नीचे पीछे की साइड मेडुला होता है हमारा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हमारा पोन्स होता है। फिर उसके जब हम नीचे आते हैं जहाँ से हमारा CNS स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम वगैरह हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है मेडुला, यहाँ पे हमारा मेडुला आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ आपको एक डायग्राम की हेल्प से कुछ यहाँ पे समझाता हूँ। देखो हमारे ब्रेन में, पहली बात तो पहले लिख दूँ पहले समझा दूँ, पहले चलिए मैं आपको यहाँ से ऐसे ही समझा देता हूँ। देखो ये रेगुलेशन कैसे होता है, देखिए कि हमारे इसमें ब्रेन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे, हमारा जो न्यूरल सिस्टम है इसमें काफी बड़ा रोल करता है। एक यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, मेडुला में, मेडुला में आपका स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। लिख दूं क्या, मैं पूरा पूरा नाम लिख देता हूँ मैं आपके लिए, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये आपके मेडुला में प्रेजेंट होता है। ये हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारा प्राइमरी होता है इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन को रेगुलेट करने के लिए। कैसा होता है, प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब मेन रोल इसका होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है ये, प्राइमरी मतलब कि रोल इसका होता है, यानी सबसे ज़्यादा इसी का रोल तो होता है, ठीक है। प्राइम स्पेलिंग भाई मेरी है, किसी की नजर ना लगे, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। प्राइमरी ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये हमारा मेडुला में प्रेजेंट होता है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको काम क्या करता हूँ बता देता हूँ पहले आपको, ठीक है। फिर देखिए हमारे क्या होता है, एक और सेंटर आपका पाया जाता है पोन्स रीजन पे, कहाँ पे, पोन्स रीजन पे, पी फॉर पोन्स, पी फॉर न्यूमोटैक्जिक सेंटर, न्यूमोटैक्जिक सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमोटैक्जिक सेंटर हमारा कहाँ पाया जाता है, इसमें सॉरी पोन्स में हमारे न्यूमोटैक्जिक सेंटर पाया जाता है। तो न्यूमोटैक्जिक सेंटर हमारा क्या करता है कि हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स, किसको कंट्रोल करता है, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, RRC मैंने लिख दिया। तो इसको कंट्रोल करता है। तो इसको देखिए अब फिर से सुन लो एक बार, मेडुला में हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पाया जाता है, ठीक है, जो हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के लिए। फिर हमारा एक होता है सेंटर पोन्स, पोन्स रीजन में पाया जाता है, डेट इज न्यूमोटैक्जिक सेंटर। तो ये क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कंट्रोल करता है, उसके फंक्शन को मॉडरेट करने के लिए, ठीक है, न्यूमोटैक्टिक सेंटर। फिर हमारा क्या होता है कि जो न्यूरल सिग्नल हमारे कहाँ से, उससे आते हैं, इस देखो मैं आपको बताता हूँ, डायग्राम के हेल्प से समझाता हूँ, ठीक है। देखो बढ़िया डायग्राम लेके आया हूँ, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, है ना।
देखो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जूम करूँ कि ना करूँ? देखो पहले मैं आपको समझाऊँ तब जूम करूँ। देखो यहाँ पे हमारा ये पूरा ब्रेन हो गया, ऊपर दिया है जो, ऊपर पूरा हमारा ब्रेन हो गया। तो ये कलर ले लेता हूँ। ब्रेन में हम क्या देखते हैं कि ये देखो हमारा पूरा ब्रेन है। यहाँ पे हमारा हाइंड ब्रेन पाया जाता है। हाइंड ब्रेन में आपके पार्ट होता है डेट इज मेडुला। किसमें? हाइंड ब्रेन के पार्ट है आपके मेडुला, पोन्स, ये सब। और इसके नीचे हमारा देखिए क्या पाया, ऊपर क्या पाया जाता है, डेट इज पोन्स। तो पोन्स भी आपके हाइंड ब्रेन का ही पार्ट है। तो मैंने बोला आपको कि मेडुला में हमारा कौन सा सेंटर पाया जाता है? मेडुला में हमारा पाया जाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये आप समझ लो, आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर दिया, नाम नहीं दिया। हमें ये नाम नहीं पढ़ने हैं, ठीक है? ये नाम अभी नहीं पढ़ने हैं। बस आप ये समझ लो कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आपका पाया जाता है जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है? ये हमें समझ में आ गया। फिर मैंने पढ़ा है आपको कि हमारा पोन्स पाया जाता है। पोन्स रीजन में एक सेंटर पाया जाता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। पोन्स में पाया जाता है आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और एक पाया जाता है एपन्यूस्टिक सेंटर। लेकिन ये हमें नहीं पढ़ना है, ये हमको नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हायर क्लासेज में आएगा, ठीक है? तो हमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर यहाँ पाया जाता है, और यहाँ पे पाया जाता है क्या, मेडुला में, डेट इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसके एडजेसेंट भी एक सेंटर पाया जा रहा है बगल में, लेकिन इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है हमारा, ये क्या करता है कि मेडुला में जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है इसको कंट्रोल करता है। इसको कंट्रोल क्या करता है? इसको कंट्रोल इस तरह करता है कि न्यूरल सिग्नल भेजता है कि अपनी इंस्पिरेशन रेट को घटा ले, मतलब सांस लेने के टाइम को क्या करें, घटा ले। यानी टाइम घटाने का मतलब क्या है? यानी पहले 60 मिनट में 60 बार मान लो सांस लेगा, तो उसने टाइम को घटा लिया, यानी 55 मिनट में 60 बार सांस लेगा, 50 मिनट में 60 बार सांस लेगा, मतलब उसकी ब्रीदिंग रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि टाइम उसने घटा दिया तो ब्रीदिंग उसकी इंक्रीज हो गई। क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा ब्रीदिंग करना है तो ये क्या करता है, घटा देता है। कौन? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में कंट्रोल कौन करता है? ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये मैं आपको बोल रहा था। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर हमारा कहाँ, देखो पोन्स रीजन में हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर पाया जा रहा है, यहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पाया जा रहा है। इसके एडजेसेंट जो सेंटर पाया जा रहा है, ये इसके एडजेसेंट जो अलग सेंटर पाया जा रहा है हमारा, किसमें, मेडुला की बात करें ना, हाँ, तो इसमें जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के आपके एडजेसेंट ये जो सेंटर पाया जा रहा है, और ये हमारा वो हो गया। तो हमारा हाईली सेंसिटिव होता है CO2 और H+ आयन कंसेंट्रेशन के लिए। हाईली सेंसिटिव होता है CO2 और H+ आयन कंसेंट्रेशन के लिए हाईली सेंसिटिव होता है, ठीक है? ये रिदम सेंटर आपका हाईली, ये किसके एडजेसेंट पाया जाता है? ये आपका एक कीमो सेंसिटिव एरिया है। ये आपका एक कीमो सेंसिटिव एरिया है। आपका कहाँ पाया जा रहा है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के एडजेसेंट में आपका ये पाया जा रहा है। तो ये क्या करता है, अगर इन चीज़ों का देखिए बढ़ गया चीज़ें, मतलब CO2 आयन कंसेंट्रेशन बढ़ गई आपकी, और हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बढ़ गई, तो क्या होगा, अगर ये बढ़ जाएगा तो सिग्नल आपके क्या होंगे, जल्दी जल्दी हम सांस लेने लगेंगे, जल्दी जल्दी सांस लेने लगेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे बढ़ जाएगा, हमें पता चल जाएगा हमें जल्दी जल्दी सांस लेना है हमारे ब्रेन से, तो हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे। जहाँ पे CO2 और जहाँ पे CO2 और H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़े, तो हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेंगे। हमारा रिदम, मतलब कि हमारा टाइम ऑफ ड्यूरेशन ब्रीदिंग का कम हो जाएगा, यानी टाइम कम हो जाएगा, तो हम कम टाइम में ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस लेंगे। तो हम जो, क्यों, क्योंकि CO2 और H+ को हम बाहर फेंक सकें, ठीक है? तो बस यही आपको मुझे समझाना था कि हमारा इस तरह कंट्रोल करते हैं, ठीक है? तो इतना देखिए आपको क्लियर हो गया। डायग्राम भी मैं इसीलिए ले आया है कि आपको हो सकता है बोलने में समझ में ना आए। तो हमारा हाइंड ब्रेन में मेडुला पाए जाते हैं और पोन्स पाया जाता है। तो पोन्स में आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपन्यूस्टिक सेंटर पाए जाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ न्यूमोटैक्सिक सेंटर देखना है। और मेडुला में हमारे दो पाए जाते हैं, एक होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, उसके एडजेसेंट एक कीमो सेंसिटिव एरिया होता है, ठीक है? तो वो हमारा हाईली सेंसिटिव होता है किसके, CO2 और H+ के लिए। जैसे ही इसका इंक्रीज हुआ तो हमें सिग्नल मिलता है कि हमें जल्दी जल्दी सांस लेना है और CO2 और H+ को बाहर
फेंकना है। ठीक है, इतना मैंने आपको देखिए बता दिया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं एनसीईआरटी। देखो, ह्यूमन बीइंग्स हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम, यानी हम जल्दी जल्दी सांस भी ले सकते हैं, धीरे धीरे भी ले सकते हैं, हमारे अंदर ये कैपेसिटी होती है। टू स्वेट द डिमांड ऑफ द बॉडी, हम जब दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, तेज तेज सांस लेते हैं, जब हम लेटे हुए होते हैं धीरे धीरे सांस लेते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी के डिमांड पर। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम, यहाँ पे हमारे ब्रेन का रोल आता है। कैसे? स्पेशलाइज्ड सेंटर आपके पास जाता है मेडुला में। मेडुला इज लोकेटेड ऑन द हाइंड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ये आपके किससे जो है स्पाइनल कॉर्ड से, यहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है, ये आपका हैंड ब्रेन में पाया जाता है। मैंने आपको डायग्राम भी दिखा दिया। रीजन कहाँ गया? मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसको हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं। ये हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी मेन रोल इसी का होता है मेडुला का। किसमें? दिस रेगुलेशन, यानी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में। इनोदा सेंटर हमारा कहाँ? पोन्स रीजन में प्रेजेंट होता है, दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एक और होता है एपनेस्टिक सेंटर, लेकिन हम वहाँ पे सिर्फ न्यूमोटैक्सिक सेंटर की बात करते हैं अपने इस लेवल पे। पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये क्या करता है? ये इसके फंक्शन को मॉडरेट करता है, ठीक है, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। क्या करता है? जब न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पिरेशन एंड देयरबाई अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, यानी इससे जो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर से रिदम सेंटर को आदेश मिलता है, ऑर्डर मिलता है कि तुम धीरे धीरे, मतलब कि तुम टाइम ड्यूरेशन कम करो इंस्पिरेशन का, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन कम करो मतलब जल्दी जल्दी सांस लो। कब? एक कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, मैंने बोला था ना आपको, वहाँ कीमोसेंसिटिव एरिया हमारा मेडुला में दिखाई दे रहा था। ये आपका हाईली सेंसिटिव होता है CO2 और H+ आयन कंसेंट्रेशन के लिए। तो जैसे ही यहाँ पे बॉडी में हमारी H+ आयन कंसेंट्रेशन और CO2 इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर से आदेश आया किसको? रिदम सेंटर को, भाई टाइम ड्यूरेशन कम करो रेस्पिरेशन का, ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी सांस लो और CO2 और H+ को बाहर फेंको। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर, किस सेंटर को? इसको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को करेगा एक्टिवेट। कौन करेगा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट करेगा। मैंने आपको इसीलिए डायग्राम की हेल्प से समझा दिया है। फिर क्या है? इंक्रीज दिस सब्सटेंस, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए, विच इन टर्न कैन सिग्नल the rhythm center to make necessary adjustments in the respiratory process by which these substances can be eliminated, यानी इनको हमें एलिमिनेट करना है, किसको? CO2 और H+ को, यानी जल्दी जल्दी सांस लो और एलिमिनेट करो, इनको बाहर निकालो। अगर कम है तो धीरे धीरे सांस लो, आराम से है बॉडी में, ठीक है। तो ये अब इसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर लेता है। फिर आपका दिया यहाँ पे रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद द आवर्टिक आर्क। अब ये आवर्टिक आर्क क्या है? देखिए, हमारा आवर्टा होता है हमारे हार्ट में, आप देखेंगे ऐसे स्ट्रक्चर, मतलब आपका देखिए दिया होता है हार्ट में स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है। इसका काम क्या होता है? आवर्टा का, आवर्टा का काम होता है आपका कि हार्ट से ब्लड सप्लाई करेगा, कहाँ पे? पूरी बॉडी में। ये आपका क्या करता है कि पहली बात तो टॉप पार्ट हो जाए आर्क बनाता है, ठीक है, यहाँ पे आर्क बनाता है, इसीलिए बोला है आवर्टिक आर्क। मैं आपको इसका भी डायग्राम दिखाऊंगा, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा दूं। तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी में ले जाता है। क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। कौन? कहाँ गई मशीन? ये आर्टिक आप क्या करता है आपका? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स में ले जाता है, हार्ट टू बॉडी पार्ट्स,
ये हार्ट से बॉडी पार्ट में ले जाता है आपका आर्टिक आर्क क्या ब्लड। तो यहाँ पे आपका जैसे ही मतलब कि इनको सिग्नल मिल जाता है कि H+ और CO2 आयन कंसंट्रेशन बढ़ गया, मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा दिया है कैरोटिड आर्टरी, यानी इन दोनों को सिग्नल मिल जाता है जैसे ही बढ़ गया तो ये पहचान लेते हैं कि CO2 और H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ चुका है। पहले मैं आपको बता दूं पूरा इसके बारे में। ठीक है, and carotid artery can recognize the changes in the CO2 and H+ ion concentration। ये पता चल जाता है कम हो गया कि ज़्यादा हो गया। and send signal to the rhythm center, और ये क्या करते हैं रिदम सेंटर को सिग्नल भेज देते हैं फॉर रिमीडियल एक्शंस, कि तुम्हें अब क्या क्या करना है बॉडी पार्ट से अपने बोलो। ठीक है, तो ये आर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी क्या करते हैं, इनको पता चल जाता है जैसे कुछ चेंज हुआ तो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेज देते हैं कुछ एक्शन लो भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा CO2 और H+ आयन कंसंट्रेशन हो गया है, ये बहुत ज़्यादा कम CO2 और H+ आयन कंसंट्रेशन हो गया है। यहाँ पे क्या है, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, इसका क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, इसका बहुत ज़्यादा रोल हमारे रेस्पिरेशन में नहीं है, किसका O2 का। अब देखो आर्टिक आर्क क्या है, कैरोटिड आर्टरी क्या है, मैंने आपको बता दिया कि आर्टिक आर्क आपका होता है जो हमारे, देखो दिया नहीं फिर भी आप सुन लो, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी पार्ट में ले जाता है, किस पूरे बॉडी पार्ट को, मतलब हार्ट के नीचे वाले बॉडी पार्ट्स को सबको। वहीं अगर कैरोटिड आर्टरी की बात कर दी, आपका हार्ट से ब्रेन वाले पार्ट में हमारे क्या करता है ब्लड कैरी करता है, हार्ट टू ब्रेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट टू ब्रेन। ब्रेन मतलब सिर्फ ब्रेन नहीं, अपर बॉडी पार्ट, ब्रेन भी, फेस भी, नेक भी। देखो हमारी जो नेक होती है तो हमारे लेफ्ट नेक में और राइट नेक में दोनों तरफ दो गंज है, एक एक सिंगल सिंगल कैरोटिड आर्टरी गंज है। तो यहाँ से ब्लड क्या करता है कि पूरे बॉडी में हमारे ले जाता है। मैं आपको डायग्राम इसका दिखाना चाहूँगा। देखो ये देखो कैरोटिड आर्टरी हमारी कहाँ से, हार्ट से आई हुई है। ये कैरोटिड आर्टरी हार्ट से आई है। देखो मैंने बोला ना गले में, बगल में देखो दिख रहा है, लेटरल साइड में गले में हमारे दोनों तरफ एक एक मतलब ये गंज है। तो ये हमारी कहाँ देखो ब्रेन में हमारे ब्लड को पहुंचा रही हैं। देखो ब्रेन में ब्लड को पहुंचा रही है, कहाँ पे ब्रेन में ब्लड को पहुंचा रही है, ब्रेन में पहुंचाती हैं, फेस में भी आपके पहुंचाती हैं ना, फेस में भी हमारे पहुंचाती हैं ये। यानी इसमें दो टाइप के होते हैं आपके, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये आप कभी यहाँ पे पढ़ना नहीं है। इंटरनल हमारी ब्रेन में पहुंचाती है, एक्सटर्नल हमारे फेस वगैरह में पहुंचाती है। लेकिन आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, कैरोटिड आर्टरी जो होती है ये पूरे हमारे हेड रीजन में ब्लड पहुंचाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी कैरोटिड आर्टरी। गर्दन में दोनों तरफ एक एक हमारी पाई जाती हैं जो मेन होती हैं, है ना। इसीलिए गले में बहुत तेज जाके दबा के आपका नहीं रखना चाहिए, नहीं ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको समझा दिया। मैं सोचता हूँ यार कि एक एक डायग्राम चाहे जो कुछ लाना पड़े आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना रहे, ये ना रहे कि कोई चीज़ नाम ऐसे रह गए कि आपको समझ में नहीं आएगा क्या है। सिर्फ नेम पढ़ के नहीं निकलना हमको समझना भी है। इसीलिए मैं देखिए आपको 2-3 एक्स्ट्रा डायग्राम ले आता हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कैरोटिड आर्टरी भी समझ में आ गया और आर्टिक आर्क भी समझ में आ गया। ठीक है, अब हमारा थोड़ा सा पोर्शन और बचा हुआ है, हम लोग वो भी कवर कर लेते हैं। बाकी आपको समझ में आ ही गया होगा कि मेडुल्ला में हमारे पाया जाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, पोन्स में हमारे न्यूमोटैक्सिक सेंटर पाया जाता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कंट्रोल करता है पोन्स, और आपके मेडुला के आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के एडजेसेंट हमारा एक कीमोसेंसिटिव एरिया पाया जाता है CO2 और H+ के लिए। जैसे CO2 और H+ आयन हमारे बॉडी में बढ़ता है तो हमारा टाइम ड्यूरेशन इंस्पिरेशन का कम हो जाता है, जिससे हम जल्दी जल्दी सांस लें और CO2 और H+ आयन को कंसंट्रेशन को बाहर निकाल के फेंक दें। ठीक है, तो चलिए अब लोग हम आगे अपना पढ़ लेते हैं। देखो आवर्टिक आर्क का भी मैं आपको यहाँ पे डायग्राम ले आया हूँ, है ना। तो आवर्टिक आर्क में आपके क्या है कि जो हमारा देखिए जो आवर्टा पाया जाता है, ये देखिए जो हमारा आवर्टा पाया जाता है, जो हमारा क्या करता है पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड, ये आवर्टा। तो यहाँ पे जो ऐसे आती है फिर ऐसे ऐसे दिया ना ये, तो ये आर्क बना रहा है यहाँ पे, ये देखो। तो यहाँ पे जो आर्क बनाता है इसको हम बोलते हैं आवर्टिक आर्क, ये आपके आवर्टा में पाया जाता है। देखो ठीक है, इसीलिए इसका भी मैं डायग्राम आपको ले आया। ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्लड सर्कुलेटरी वो सॉरी
ये ब्लड वाले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, है ना। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा। ये आपका ऑर्टिक आर्क आपका देखिए समझ में आ गया आपको। अब देखिए हम लोग यहाँ से फ्री हो गए, अब हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो अब हम लोग यहाँ पे डिजीजेज देख लेते हैं ना। तो डिजीजेज में हमारा क्या, हम लास्ट पोर्शन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया है अजमा। अब आप लोग सोचेंगे अजमा क्यों बोल रहा है। देखो वैसे इसको हम लोग अस्थमा बोलते हैं, कॉमन, ठीक है, लेकिन जो रियल प्रोनाउंसिएशन है इसका आप लोग गूगल भी कर सकते हो, डेट इज अजमा, लेकिन हम इसको बोल देते हैं अस्थमा। तो ये हमारा क्यों होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है कब, और घर घर की आवाज होती है, जब सांस लेते हैं तो घर घर की आवाज आती है। क्यों, जब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, जो आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, अब ये क्या है ये मत पूछना, स्टार्टिंग ही बताया हूँ। तो ये क्या होते हैं, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो आपके डिफिकल्टी होने लगती है ब्रीदिंग में, और वीजिंग, घर घर की आवाज आने लगती है सांस लेने में, ठीक है। तो ये हमारा अजमा होता है, इसमें ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इनमें खराब हो जाते हैं वो, ठीक है। वहीं अगर एम्फाइसेमा की देखें तो ये आपका क्रोनिक डिसऑर्डर, मतलब लंबे समय में होने वाला डिसऑर्डर, या ज़्यादा समय तक अगर आप लोग स्मोकिंग करते रहो, सिगरेट पीते रहो, तो इसकी जो वॉल्स होती हैं, जो वॉल्स होती हैं एल्वियोलाई की, जो एल्वियोलाई की वॉल्स होती हैं आपकी, वो डैमेज होने लगती हैं। कैसी, खराब होने लगती हैं। जब वो खराब हो जाएंगी तो सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देती हैं, ठीक है। एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती हैं, सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देती हैं। और ये मेनली होता कैसे, ये होता है सिगरेट स्मोकिंग से, मैंने आपको बता दिया। देखो ये क्रोनिक डिसऑर्डर है, लंबे समय में होने वाली बीमारी, इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड। एल्वियोलर वॉल्स कैसी, एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं वो खराब हो जाती हैं, ड्यू टू रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज। यहाँ पे सरफेस डिक्रीज होता है, सरफेस एरिया, तो हवा का ज़्यादा आदान प्रदान नहीं हो पाता, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस केसेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है उनमें, ठीक है। ये आपकी खराब हो जाती है एल्वियोलाई। तो यहाँ पे क्या है, वन मेजर कॉज इसका क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। तो क्या है, क्रोनिक डिसऑर्डर है, एल्वियोलर वॉल कैसे डैमेज हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया इसका डिक्रीज हो जाता है एल्वियोलाई का, और क्या होता है, सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है। लास्ट है आपका ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। तो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर में आपका क्या है, ऑक्यूपेशनल हमारा डिसऑर्डर होता है, बहुत सारी आपकी स्टोन इंडस्ट्रीज होती हैं, है ना। और जैसे आपका क्रेशर हो गया, जहाँ पे पहाड़ों में आपके पहाड़ तोड़े जाते हैं ना, स्टोन क्रशिंग मशीन आपकी जहाँ होती हैं। तो यहाँ पे स्टोन इंडस्ट्रीज होती है, यहाँ पे सीमेंट बनती है आपकी, या कुछ भी स्टोन से सामान बनता है। वहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जो है वो स्टोन के पार्टिकल चले जाते हैं, और हमारे क्या होते हैं, जो हमारे लंग होते हैं, लंग हमारे सॉलिड होने लगते हैं। लंग कैसे, सॉलिड होने लगते हैं, और एक ऐसे टफ होने लगते हैं, टाइट होने लगते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो, टफ होने लगते हैं, टाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें ऐसी जगह पे काम करने के लिए मास्क लगाने पड़ते हैं, जिससे मतलब कि हमारे अंदर डस्ट पार्टिकल्स ना जा पाए। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज वर्किंग ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे स्टोन को पीछा तोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे क्रेशर वगैरह आपके हो गए, क्रशर होते हैं जो क्रशर। सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप विद द सिचुएशन। भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी डस्ट निकलती है बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हमारी बॉडी में एक भी ना जाए, सारे के सारे हमारे सीलिया और हेयर्स निकाल के फेंक दें, ऐसा नहीं होगा भाई, कुछ ना कुछ चली जाती है। ज़्यादा लंबे समय तक काम करने से यहाँ पे लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू द फाइब्रोसिस। यहाँ पे क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, प्रोलिफरेशन हो जाता है, कि इनमें फाइब्रस टिश्यू आपके खराब हो जाते हैं, एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज, लंग हमारे डैमेज हो जाते हैं। वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड बियर प्रोटेक्टिव मासेज। फिर भी थोड़ा बहुत चला जाता है, कितने भी आप प्रोटेक्टिव मासेज पहन लो।
ठीक है। तो ये आपका स्टोन क्रशर्स वगैरह सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई, जहाँ भी आपका ये धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा होता है। पहले लोग टीचिंग करते थे चौक से करते थे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, लगातार 8-8 10-10 घंटे पढ़ाना, ठीक है। और वहाँ पे चौक जब निकलती थी, चौक का मतलब कि थोड़ा बहुत चल ही जाती है बॉडी के अंदर, तो वो नुकसान करती है। सेम उसको भी हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपके डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। चलिए, तो हमने बहुत अच्छे से देखिए कर लिया। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे अपना लेक्चर का एंडिंग करते हैं। चैप्टर भी हमारा देखिए खत्म हो गया। थैंक यू।